ये एक वोट नरेंद्र भाई मोदी जी को नहीं भेजा होता, आपने यदि ये इस प्रकार का हिंदुस्तान में फिर से इतनी सीटें नहीं आई होती तो क्या होता। जो अभी तक उम्र तो 55 वर्ष की हो गई है लेकिन व्यवहार में बचपना ही है उसका, ऐसे व्यक्ति के हाथ में उस तरह आ गया होता तो बांग्लादेश जैसी स्थिति हमारी भी हो सकती थी। इसके लिए मैं आपको अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने एक वोट नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर दिया और पीपी चौधरी को जीता करके भेजा। डॉक्टर जी ने कहा कि कुर्बानी होगी तो दोनों की होगी, मैं नहीं जाऊंगा। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं और आप अनुशासन में रहते हो कि नहीं रहते हो, कि अनुशासन में तो रहता हूं। तो अनुशासन में रहते हो तो पार्टी के अध्यक्ष का आदेश मानो, मैं तुमको भेजता हूं कि तुम हिंदुस्तान में भारतीय जनसंघ की उसको मजबूत करो। अब आदेश और अनुशासन पालना करके अटल जी वापस लौट करके आए और उन्होंने तिल तिल अपना खून पसीना बहाकर और इस जनसंघ के पौधे को खड़ा किया, उसको वटवृक्ष बनाया कि आज हिंदुस्तान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। ये हम सबके सामने। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज नरेंद्र भाई मोदी जी को एक वोट आपने भी भेजना में अपनी अहम भूमिका निभाई, पीपी चौधरी जी को जिता करके दिल्ली में भेजा। इसके लिए मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ये वोट कोई सामान्य वोट नहीं था, ये वोट था कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने और उसको एक एक वोट गिन गिन करके देने की जरूरत थी। आज की स्थिति आप सबके सामने है। आज आपने भी ज्ञापन दिया था, बांग्लादेश में जो कुछ भी हमारे साथ में हो रहा है उसका विरोध प्रदर्शन आपने भी आज किया था। आप सबको पता है कि यह भी बीपीसी का विडंबना यह हमारे सामने भी हुई थी और आज बांग्लादेश में वही हो रहा है कि हमारे भाइयों को वहां से प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, मंदिर ध्वस्त किया जा रहे हैं और उनको भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहां पर अराजकता की स्थिति बनी हुई और इतनी अराजकता की स्थिति कि वहां के मुखिया को भी देश छोड़ के भागना पड़ा, हिंदुस्तान में शरण लेनी पड़ी। यहां तक की स्थिति आप कल्पना करो कि जिस व्यक्ति ने मेहनत करी जिंदगी भर और एक आशियाना तैयार किया, भवन बनाया, अट्टालिका बनाई, उसको सजाया, संवारा, तैयार किया इस उम्मीद के साथ कि मेरी औलाद यहाँ पर सुरक्षित जीवन जिएगी और आराम से रहेगी। और कल्पना करो कि उस व्यक्ति को वो घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए तो उसकी स्थिति क्या बनी होगी, अपन कल्पना कर सकते हैं। जिसने आशियाना संजोया, तैयार किया और उसको कहा कि भाग जाओ यहाँ से, और वो घर बार छोड़ करके अपनी इज्जत लेकर के निकलता है, अपनी बहन बेटी को लेकर के निकलता है, उसकी बेटी छीन ली जाती है। क्या स्थिति बनी होगी उस व्यक्ति पर, कल्पना करो उसके साथ में क्या गुजरा होगा। और दूसरी तरफ वो लोग थे जो ये जानते थे कि इस व्यक्ति को ज्यादा प्रताड़ित करो, ये मकान छोड़ करके जाएगा तो इस पर मैं कब्जा करूंगा। होड़ लगती थी वहां कब्जा करने वालों की, दूसरा कहता था मैं कब्जा करूंगा। आप विचार करो, उसके मकानों पर दूसरों ने कब्जा किया। और यदि आपने ये एक वोट नरेंद्र भाई मोदी जी को नहीं भेजा होता, आपने यदि ये इस प्रकार का हिंदुस्तान में फिर से इतनी सीटें नहीं आई होती तो क्या होता। जो अभी तक उम्र तो 55 वर्ष की हो गई है लेकिन व्यवहार में बचपना ही है उसका, ऐसे व्यक्ति के हाथ में उस तरह आ गया होता तो बांग्लादेश जैसी स्थिति हमारी भी हो सकती थी। इसके लिए मैं आपको अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने एक वोट नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर दिया और पीपी चौधरी को जीता करके भेजा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो जवाबदारी मुझे दी है आप सब मेरा साथ देंगे। आपस में महत्वाकांक्षाएं होती है, चुनाव में अपेक्षाएं बढ़ती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ उसके बारे में हमारे देश का नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, विदेश मंत्री जी और डोभाल और उनकी पूरी टीम और पूरी नज़र रखे हुए हैं और जो कुछ भी कूटनीतिक प्रयास किए जाने चाहिए वो कर रही है। इसलिए हमारे लोगों को किस प्रकार से बचाया जाए, उनको किस प्रकार से सुरक्षा दी जाए, इसके लिए वहाँ की जो अभी वैकल्पिक सरकार बनी है उसके साथ उनके संपर्क में है और वहाँ पर अभी
स्थिति कंट्रोल में है। सर अभी आपको राइट्स दिया गया है, तो सर आपकी जनता के लिए आप क्या किस प्रकार से? मैं तो देखिए एक ही बात निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि केंद्र सरकार ने बहुत शानदार बजट दिया और राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार ने भी बहुत शानदार बजट दिया। तो हमारा कार्यकर्ता बजट में जो कुछ भी दोनों सरकारों ने घोषणाएं की है, उन घोषणाओं को लेकर के आम नागरिक तक पहुँचे, आम नागरिक को बताए कि नरेंद्र भाई मोदी जी और भजन लाल जी ये डबल इंजन की सरकार देश में विकास करना चाहती है, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहती है, प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल बने, सर्वे भवन्तु सुखिना, इस प्रकार का भाव लेकर के 140 करोड़ देश की जनता के उत्थान उत्कर्ष के लिए योजनाएं बनी है। तो उनका लाभ आम नागरिक को मिले, ज़रूरतमंद को मिले। हमने इस प्रकार की भी व्यवस्था करी है कि सोलर पैनल्स घर घर पर लगाए जाएं, उसमें 40% सब्सिडी दें तो हम बिजली में सरप्लस हो जाएंगे, बिजली के बिल उन लोगों को आएंगे नहीं। इस प्रकार की व्यवस्था भी राजस्थान सरकार ने की है। 2,35,000 करोड़ का बिजली के मामले में उत्पादन क्षेत्र में प्रोविज़न किया है। इसी प्रकार से 9 लाख करोड़ का सड़क निर्माण में प्रोविज़न किया है। ऐसे ही हमने घर घर जल घर घर नल, ये नरेंद्र भाई जी की योजना है, उसको लेकर के और हमने व्यवस्थाएं की है। फिर और किस प्रकार से चिकित्सा के मामले में आयुष्मान भारत, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा का लाभ मिल सके, यानी आवास के लिए उन्होंने कह दिया कि हम और अभी 3 करोड़ लोगों को और घर देने वाले हैं। पहले 4 करोड़ लोगों को दिया, अभी 7 करोड़ लोगों को घर दे दिया। तो जब घर मिल जाए, रोज़गार मिल जाए, कुटीर उद्योग मिल जाए, कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया के तर्ज पर हिंदुस्तान का कच्चा माल हिंदुस्तान में उपयोग में आए, कच्चा माल निर्यात नहीं किया जा सके और यहाँ कुटीर उद्योग लगेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो सब मामलों में जब हमारी सरकार काम कर रही है तो निश्चित रूप से आम आदमी का जीवन स्तर मजबूत बनेगा, समृद्ध बनेगा, उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। सर आप तालमेल कैसे कर पाएंगे? सत्ता और संगठन में तालमेल है। मैं राज्यसभा में हूँ और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी हूँ, तो सत्ता और संगठन दोनों ही मेरे पास है। तालमेल और किससे चाहिए? देखिए, संगठन में सारे वरिष्ठ जो जितने भी हमारे पूर्व अध्यक्ष हो या वरिष्ठ नेतृत्व है, उन सब का सहयोग मुझे मिला हुआ है, आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है। उनके साथ में बैठ के चर्चा करके और आम कार्यकर्ता का सहयोग लेकर के और हम मजबूती के साथ में आगे बढ़ेंगे। हम आगामी सभी चुनाव हम जीतेंगे।